गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और इकोनॉमी के वीडियोस को भी बराबर से देख रहे होंगे। आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट लॉ जिसको कहते हैं ऑकुन्स लॉ, और ये जो लॉ है ये रिलेशनशिप डिफाइन करता है इकोनॉमी की ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना टॉपिक। सो ऑकुन्स लॉ, दिस रेफर्स टू एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन एन इकोनॉमीज ग्रोथ रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉ है ये किन दो चीज़ों के रिलेशन को डिफाइन करता है? एक तो है इकोनॉमी का ग्रोथ रेट और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब ये जो लॉ है ये कहता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ रेट या इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता जाता है। और वो कैसे और किस फिगर से, अब देखते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट आर्थर मेलविन ओकुन। एक बहुत ही अमेरिका के फेमस इकोनॉमिस्ट थे जो कि जिनका नाम था मेलविन ओकुन, और उन्होंने ही ये लॉ बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा ओकुन्स लॉ। ओकुन्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन an economy grows at an annual rate of over 3%, its unemployment rate will fall at a rate that is equal to the half the number of percentage points by which the growth rate exceeds 3%. तो इससे क्या समझ पड़ती है? उससे ये समझ आता है कि ये बोल रहे हैं कि अगर किसी देश की इकोनॉमी 3% या उससे ज़्यादा बढ़ रही है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरेगा उसका रेट क्या होगा? जो भी रेट 3% से ऊपर है उसका हाफ कर दो तो उस रेट से अनएम्प्लॉयमेंट है वो फॉल होगा। अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इफ़ एन इकोनॉमी ग्रोज बाई 5%, इट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल ड्रॉप बाय 1%। तो मैंने आपको क्या बोला था? 3% से ऊपर अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है तो 3% से जितना भी ऊपर ग्रोथ रेट है, मान लीजिए यहाँ 5% है, तो 3 से ऊपर 5 कितना हुआ? 2% हुआ। तो 2 को जब हाफ कर दोगे तो 2 का हाफ क्या होता है? 1%। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का फॉल रेट है वो क्या होगा? 1%। अब मान लेते हैं अगर इकोनॉमी बढ़ रही है 6% प्रति वर्ष से, ठीक है, तो 3 से 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और 3 का हाफ कर दो तो क्या हो गया? 1.5%। तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल रेट जो होगा इकोनॉमी में वो होगा 1.5%। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। ओकुन लॉ स्टेट दैट व्हेन एन इकोनॉमी ग्रोज एट एन एनुअल रेट ऑफ ओवर 3%, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल फॉल एट अ रेट दैट इज इक्वल टू द half the number of percentage points by which the growth rate exceeds 3%. ग्रोथ रेट 3% से जितना ऊपर होगा उसका आधा कर दो तो उस रेट से अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल होगा। By the same logic, the unemployment rate will rise proportionately if an economy's growth rate falls below the threshold of 3%. ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने और घटने दोनों पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घटने के टाइम ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो कि बताता है ओकुन लॉ को और डिटेल में। दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट व्हेनेवर द इकोनॉमी इज ऑन द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी विच मीन दैट देयर इज डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई ग्रोथ कब होती है और ग्रोथ हो रही होती है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं? बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। अब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसको? प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई है, ऑलरेडी जो सप्लाई है उससे पूरा नहीं हो पा रहा, तो नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या नई फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। फैक्ट्री डालेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो यही ओकुन लॉ ने एक्सप्लेन किया है कि जब इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही होती है तो उससे रिलेटेड चेन रिएक्शन होता है। कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उसमें एक्सपेंशन होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है। और किस दर से घटेगा एम्प्लॉयमेंट रेट वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। 3% से जितना भी ऊपर ग्रोथ रेट है उसका आधा कर दो, उस रेट से अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल होगा। सो ये था हमारा ओकुन लॉ, और हम डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशन। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई थ्योरी आती है ना मार्केट में तो उसकी डेफिनेटली लिमिटेशन तो होती ही होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं हो सकती, उसके कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं, इस वजह से उसमें कोई ना कोई लिमिटेशन आती है। और ओकुन्स लॉ की क्या लिमिटेशन है? वो है इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट ऑलवेज शो द ग्रोथ इन इकोनॉमी। समटाइम्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और इंक्रीज लेबर आवर ऑफ वर्किंग। देखिए फ्रेंड्स, जीडीपी अगर बढ़ रही है उसका हमेशा मतलब ये नहीं होता कि गुड्स एंड सर्विसेज अचानक से बढ़ गए या डिमांड बढ़ गई है इकोनॉमी में। कई बार मान लीजिए
कि जब देखिए फेस्टिव सीज़न आने वाला होता है, तो फेस्टिव सीज़न आने से पहले ही जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो लेबर आवर बढ़ा देते हैं या अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं, प्रोडक्शन जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आने वाले टाइम में फेस्टिव सीज़न को कैटर करना होता है। तो क्या हम इससे मान लें कि अचानक ही ग्रोथ रेट बढ़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट घट गई? नहीं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे उन्हीं से वो ज़्यादा काम करा रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ी घटेगा। क्यों? क्योंकि नई एम्प्लॉयमेंट तो हुई ही नहीं ना। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो ओवर टाइम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिस वजह से जीडीपी बढ़ा है, ना कि नए एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा टाइम काम कर रहे हैं या फिर इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इंक्रीज़ इन जीडीपी विल नॉट ऑलवेज लीड टू फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, कि ज़रूरी नहीं है हर बार जीडीपी में इंक्रीज़ होगा तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट में फॉल होगा ही होगा। और उसके रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं कि लेबर ज़्यादा टाइम कर रही है या इंक्रीज़ इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो गया है। तो ये था हमारा ऑकन्स लॉ जो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। थैंक यू सो मच पेशेंस लिस्टिंग।